नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं सुशांत सिंह जी के केस में। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि कई सारी वीडियोस मेरी डिलीट कर दी गई हैं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स कहकर। तो मैं उनको दोबारा तो नहीं लगा सकता, पर मैं आपको फैक्ट्स की ओर, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट की ओर दोबारा ले जा सकता हूँ। मैं एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं, आप ही लोगों में से एक बनकर, एक आम नागरिक बनकर मैं जो फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूँ, समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन्हीं क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि बीजेपी लीडर श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि हम इसको जांचेंगे और हम देखते हैं कि इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है या नहीं। और वो बिल्कुल अपनी सही दिशा में कर रहे हैं, और उनके साथ जो लॉयर हैं, और आपकी इस जंग में मैं भी आप ही लोगों के साथ हूँ, जस्टिस फॉर सुशांत में। ठीक है, तो आइए चलिए हम फैक्ट्स के बारे में शुरू करते हैं। तो पहला मेरा फैक्ट ये था कि जो सर्वेंट ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की थी कि वो जब जूस पीने आए थे, उसने पहले बोला कि 9:30 बजे तकरीबन सुशांत जी जूस पीने आए। उसके बाद वो स्टेटमेंट उसने चेंज क्यों की? ठीक है, ये मेरा सबसे पहला है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि जब हाउस में इतने सारे लोग थे, घर में इतने सारे लोग थे, तो किसी ने भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फिर से कि डेफिनेटली सर्वेंट ने कॉल उनको किया होगा। जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा होगा तो सर्वेंट ने उनको कॉल किया होगा और नंबर नहीं उठाया गया होगा, क्योंकि एज़ पर डिटेल्स उनकी मौत पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग 10 से 10:30 बजे के बीच हो चुकी थी। तो डेफिनेटली वो फ़ोन कैसे उठाते? तो नौकरों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उनकी सिस्टर को बुलाया। अब घर में इतने सारे लोग हो गए थे, घर में तकरीबन 3 या 4 मेल्स थे, एक फ़ीमेल थी जो कि मिलकर दरवाज़ा तोड़ सकते थे, पर उस समय भी किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक चाय वाले का नंबर सर्च किया जाता है और एक चाय वाले को बुलाया जाता है, वेट किया जाता है। चाय वाला जब आता है, चाय वाला देखता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम है, वो किस तरीके से फिर चाय बनाता है 40 से 45 मिनट में, या जितना भी टाइम कम से कम उसको लगता है तब से तब में, और उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है। तो सब लोग भौचक के रह जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि बॉडी झूल रही है, टंगी हुई है, किसी ने भी फ़ोटोग्राफ नहीं खींची फिर वहाँ पर, और शायद हड़बड़ाहट में उनको ऐसा लगा होगा और सब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए होंगे इस सीन को देखकर। मैं समझ सकता हूँ ये दुखद घटना रही होगी। तो उन्होंने जल्दी से कपड़े को काटा और काट कर बॉडी को उन्होंने वहाँ पर लिटा लिया। उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी एम्बुलेंस को बुलाया जाए, एक बार चेक किया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, अपनी पूरी कोशिश की जाए। जब उन्होंने एविडेंस को हाथ लगा ही लिया तो पूरी कोशिश करनी चाहिए इस समय मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की, जो वहाँ पर नहीं की गई, मुझे नहीं देखने को मिली। सीधे पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल किया, और फिर आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी चीज़ें एविडेंसेस वगैरह ले रही है। और उसके बाद आपने वहाँ पे, मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एम्बुलेंस बॉय, जो एम्बुलेंस में जो मेडिकल असिस्टेंस आता है साथ में, वो चिल्ला रहा है लीलावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, और उसके बावजूद भी ये उसको कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्यों? शायद कूपर हॉस्पिटल पास रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितनी भी वीडियोस में देख रहा हूँ, जितने भी लोग बता रहे हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो बता रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल तो काफ़ी डिस्टेंस पर है। और डेफिनेटली मेडिकल स्टाफ को ये पता रहता है कि ऐसे केसेस को, ऐसी बॉडीज़ को कितनी जल्दी से जल्दी हम पास की जगह ले आ सकते हैं, जिससे कि अगर कोई सर्वाइवल के चांस हैं या नहीं भी हैं तो पोस्टमार्टम के लिए जो भी पास में हॉस्पिटल रहा होगा, उन्होंने इसलिए उसको देखते हुए लीलावती कहा होगा। पर उसके बाद भी उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, क्यों? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने समय बर्बाद कर दे गया। देखिए, नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया तकरीबन 10 सवा 10 बजे या 10:30 बजे। उसके बाद उसने सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर आती हैं, चाय वाला आता है, चाय वाले को बुलाया जाता है। तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे बर्बाद कर दिए गए। इन 2 घंटों में कितना कुछ हो सकता था, कितना कुछ ठीक किया जा सकता था या ठीक हो सकता था। तो इन 2 घंटों का आंसर कहाँ है, किसके पास है, किस पुलिस वाले के पास है, या कौन से स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है? अगली चीज़ आती है कि लास्ट डे जो पार्टी हुई, उस पार्टी में कौन कौन लोग थे। अब तो सीसीटीवी फुटेज, पहले सीसीटीवी फुटेज के बारे में हमें जानने को मिल रहा था कि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। उसके बाद ये जानने को मिला कि सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड है। फिर बिल्डिंग में जब इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा को लिया गया है, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है, ये बहुत अच्छी बात है और पुलिस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस चीज़ में। बस अब देखना ये है कि लास्ट डे जो पार्टी थी उसमें कौन कौन आया था, और उससे 1-2 दिन पहले की पार्टी, पहले की फुटेज निकाली जाए
और उसके 1-2 दिन बाद की भी फुटेज निकाली जाए, 14 जून के बाद की भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एज ए क्रिमिनोलॉजी में ये थंब रूल होता है कि जो कल्प्रिट होता है, अगर ऐसी चीज़ों में जो परपिट्रेटर है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एविडेंस मिटाने, उठाने या साफ़ करने के लिए आता है, या देखने के लिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ऐसे समय में अगले 1 या 2 दिन की फुटेज भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो फुटेज बहुत दिन बाद, तकरीबन 15-20 दिन बाद ये CCTV फुटेज ले रहे हैं, तो जितने दिन की भी चाहें उस समय ले सकते हैं। कहीं उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको ईजी नहीं लेना चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेटर को, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि चाय वाले ने चाय बनाई, तो एक बार पुलिस को भी दोबारा से वो चाय बनवा के देखनी चाहिए कि कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है, और कितना इंटेलिजेंट वो टेक्नीशियन है, ऐसी कौन सी मशीन लेके आया था जो उसने कंप्यूटराइज चाबी इतनी जल्दी बना ली। ठीक है। और तीसरी बात जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डुप्लीकेट कीज़ कहाँ गई, आखिर कहाँ मिसिंग हैं। बहुतों के इतने लोग उसमें रहते थे अपार्टमेंट में, और कितने लोग आते जाते रहे होंगे, नौकर भी आते जाते रहे होंगे, तो डुप्लीकेट की डेफिनेटली होनी चाहिए थी। आखिर डुप्लीकेट की अभी तक क्यों नहीं बरामद हुई है, कहाँ चली गई? डेफिनेटली फेंक दी गई होंगी कहीं, या किसी के पास होंगी, डैमेज कर दी गई होंगी। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का अपने आप में एक विषय है। और ऐसे कोरोना काल में आखिर चाय वाले को कैसे सर्च किया, किसने कितने कॉल किए, कब बुलाया, कैसे बुलाया, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और नौकर ने उनको कितने कॉल किए थे जब उनका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो कितनी बार कॉल किए, ये कॉल डिटेल्स नौकर के मोबाइल से निकाली जानी चाहिए। कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नौकर के पास नंबर था भी या नहीं, ये सब चीज़ें पता लगानी चाहिए। और उसके अलावा फिर सिस्टर ने उनको कितनी बार कॉल किया, और सिस्टर ने पहुंचने के बाद कितनी बार कॉल किया, ये सब चीज़ें पता लगाने की है। और इस सारे प्रकरण में जो उनका कुत्ता है फज, वो कहाँ था, वो अभी तक दूसरे रूम में बंद था या वो बाहर था, कहाँ था, किस हालत में था, ये भी अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह नहीं, एक आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए उसके लिए, और जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो देख। अब जो अगली बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में गुजर रहे थे, और तो पुलिस ने क्या ये जानने की कोशिश की कि क्या दवाई ले रहे थे, कितनी डोज में ले रहे थे, उन दवाओं का क्या असर होता है, और किस चीज़ के साथ क्या रिएक्शन होता है, उन्होंने लास्ट मील अपना रात को क्या लिया था, किस चीज़ का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। ऐसी कोई विसरल रिपोर्ट पूरी अभी नहीं आई, आना बाकी है, पर पहली विसरल रिपोर्ट में ये साफ था कि ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ नहीं पाया गया है। तो ये अपने आप में एक जाँच का विषय है, क्योंकि अगर कोई पदार्थ था तो हो सकता है वो दवा भी रिएक्शन कर सकती है, ओवरडोज हो गई हो, किसी ने दी हो। और जो बात थी, मैं बार बार कहूँगा कि लिगेचर मार्क लिगेचर से नहीं मिल रहे हैं। वो कपड़ा कहाँ से आया, वो हरा कपड़ा कौन लेके आया, अगर वो दुपट्टा ही था तो वो किसका था दुपट्टा, किस दिन आया, कब लास्ट दिन वो वहीं रखा रह गया, और अगर वो कोई पर्दा था तो कौन से कर्टेन सीरीज़ का पूरा आप देखेंगे कमरे में कहीं पर्दा ऐसा तो नहीं लगा है। अगर वो बेडशीट थी तो उसके कहीं जो तकिए के कवर वगैरह होते हैं वो भी रहे होंगे। अगर तो वो थी क्या चीज़, अगर वो कुर्ता था तो उन्हीं का कुर्ता था, उन्हें कभी पहले भी पहनते हुए ऐसे में किसी ने देखा, या उस कुर्ते का स्वेट एग्जामिनेशन हुआ, उस पर से पसीने के वो निकाले गए कि क्या उन्हीं के पसीने के वो निशान हैं या नहीं हैं। खैर, फिंगरप्रिंट्स की बात तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, बहुत जगह से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे, और वो फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स को नज़रअंदाज किया गया उस समय, बहुत जगह से मिल सकते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी इन्वेस्टिगेटर्स की मैं मान सकता हूँ, पर हो सकता है कि बहुत हड़बड़ी रही हो, क्राइम सीन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, तो इस चीज़ का ध्यान उन्हें ना रहा हो। और जब अभी मैंने ये भी देखा कि एक वीडियो में जो सीलिंग है वो टूटी हुई है, तो जब सीलिंग ही इतनी वेट नहीं ले सकती थी कि वो टूट गई, तो फिर लटकने का सवाल कैसे पैदा हो गया। जब पंखे की, पहले हम हाइट बहुत बार समझा चुके हैं, मैं आपको हाइट की कैलकुलेशन पूरी बता चुका हूँ कि सुशांत जी की हाइट अब यहाँ पे आती है कि सुशांत जी की हाइट 183 सेंटीमीटर थी, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया। उसके बाद उनकी हाइट पता नहीं विकिपीडिया पे कैसे चेंज हो जाती है, हर जगह फिर रिपोर्ट में भी चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय बन रही हैं फिर से, और ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, गहराता चला जा रहा है ये केस। और मैं सरकार से यही अपील करूँगा, और आप सभी फैन से, कि इस सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और जब उनकी बॉडी को उतारा तो किसने उतारा, किस कैंची से वो कपड़े को काटा गया,
वो सब चीज़ें उस कैंची के, जिसको हम टूल मार्क एग्जामिनेशन कहते हैं फॉरेंसिक साइंस में, उस कैंची के मार्क को देखना चाहिए कि वो उससे मैच हो भी रहे हैं या नहीं, या कपड़ा पहले से ही कटा हुआ था, कितने टाइम का कटा हुआ था। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस की चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जो देखनी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि जो मेडिकल असिस्टेंट था, स्टाफ था, जब एम्बुलेंस जा रही थी तो वो लीलावती चिल्ला रहा है, उसको फिर भी उसके बाद भी कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। शायद कूपर हॉस्पिटल में काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर, और ये सही डिसीजन रहा होगा पुलिस का भी या बाकी जिन लोगों का भी ये रहा। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ी निकल के आ रही है, जब सुशांत जी के मोबाइल की एनालिसिस हुई तो उस मोबाइल के एनालिसिस में ये निकला कि वो 10:15 पे उन्होंने तकरीबन अपना नाम सर्च किया है और अपने बारे में न्यूज़ सर्च किए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ स्किप भी किए हैं, और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट तक सर्च हुआ है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर टाइम आ जाता है 10:45 तक आ जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो उनकी मृत्यु का समय है वो 10 से 10:30 तक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अपनी जानकारी इस बात पर भी मुझे दीजिएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत नहीं कह सकती। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेटमेंट में, और या फिर मोबाइल उनका कोई और यूज़ कर रहा था, ये भी पॉसिबिलिटी एक बनती है जो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कोई सुसाइडल नोट तो मिला ही नहीं है, हम बार बार बता चुके हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे राइटर थे और लिखते थे अपनी डायरीज़, तो डेफिनेटली उनके केस में सुसाइडल नोट होना चाहिए था। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपके जहन में एक बार फिर से लेके आना चाहता था। और थैंक्स टू द फैंस ऑफ मिस्टर सुशांत कि सब लोग इतना अच्छे से इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं मिलकर, और डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ अच्छा इसमें हासिल होगा। और मुंबई पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें अगर CBI की जांच ज़रूरी है तो वो भी होना लाजमी और होनी चाहिए। धन्यवाद।